अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिने, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती कल्चर न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं बडनेरा नई बस्ती। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र भाऊ टेमुर ने, जो समता सैनिक दल दल के अमरावती जिले के निमंत्रक है। और ऐसे अनेक मुद्दे उनके पास में हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है और हरित समाज के लिए कार्य करते हैं। बीच में आरक्षण के मुद्दे का विषय उठा, फिर महिला आरक्षण बिल के मुद्दे का विषय उठा। ऐसे बहुत से अनेक मुद्दे हैं। तो हम उनसे कुछ सवाल करते हैं, उनसे कुछ जवाब लेने की कोशिश करते हैं। भाऊ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। भाऊ, हमने देखा है कि आरक्षण के विषय पर बार बार चर्चाओं में आते रहते हैं। सबसे पहले तो समता सैनिक दल की ओर से हलचल जो न्यूज़ चैनल है, उसका सबसे पहले मैं उस पूरी टीम का, मैं संगठन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो करंट का जो इश्यू है, पूरे भाऊ, आप राज्य में मराठी में बोल सकते हैं भाऊ। समता सैनिक दल द्वारा हलचल न्यूज चॅनलचे संपादक मुख्तार अहमद यांचं मी स्वागत करतोय आणि अतिशय गंभीर असा जो विषय महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये, त्या विषयावर संज्ञान घेऊन त्यांनी या विषयाला वाचा फोडण्याच्या हिशोबाने आणि इतर लोकांच्या ज्या काही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर आणि वर्तमानपत्रामधून येत आहेत, त्या संदर्भामध्ये त्यांनी संघटनेची काय भूमिका आहे आणि या विषयावर काय म्हणणं आहे, इतरही संघटनांचं काय म्हणणं आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ते या विषयावर बोलण्यासाठी आलेले आहेत. त्यांचं मी स्वागत करतोय धन्यवाद। आणि त्यांना जे काही प्रश्न विचारायचे असतील, ते या विषया संदर्भात ते मला विचारू शकतात. त्यांचं उत्तर संघटनेच्या मार्फत आपण देणार आहोत त्यांना. भाऊ, हमने देखा है कि बार बार जो है आरक्षण के विषय पर बार बार चर्चाओं में आते रहते हैं। मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, एससी एसटी, ये विषय है क्या, मेरे समझ में नहीं आता, ताकि हम जनता को बता सके। और मैं बीच में महिला आरक्षण बिल का मुद्दा भी उठा था, तो हम डिटेल में आपसे जानकारी जान लेना चाहें सुरेंद्र भाऊ टेमुर ने। आरक्षणाचा जो विषय आहे, हा संविधानिक अधिकार आहे. वास्तविक पाहता आरक्षण हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा संविधान सभेमध्ये होते आणि संविधान निर्मितीचं कार्य सुरू होतं, तर त्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नेमकं ज्यावेळेस हे आर्टिकलची चर्चा सुरू झाली, तर याला सर्व स्तरातून विरोध झाला. तसं जर पाहिलं तर आरक्षणाचे संविधान लागू झाल्याच्या नंतर किंवा संविधानामध्ये समाविष्ट करण्याचं सगळं जे श्रेय आहे, ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आहे, इतर कोणालाही नाही. एक वेळ अशी आली की आरक्षणाचा विरोध काँग्रेसच्या सगळ्या नेत्यांनी त्यावेळेस विरोध केला आणि अशी वेळ आली की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्णय घेतला की जर समजा मला संविधान सभेत तुम्हाला ठेवायचं आहे, ड्राफ्टिंग कमिटीमध्ये तुम्हाला ठेवायचं आहे, तर हा जो आरक्षणाचा जो विषय आहे, हा विषय तुम्हाला संविधानामध्ये घ्यावाच लागेल. तुम्हाला चॉईस एवढीच आहे की एक तर आरक्षण किंवा संविधान सभेमध्ये मी राहील. अशी कठोर भूमिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळेस घेतली. तेव्हा कुठे काँग्रेसनी संविधानामध्ये काँग्रेसचा अंतर्भाव संविधानामध्ये केला. एवढ्या सहजासहजी काही काँग्रेसही त्या आरक्षणच्या मुद्द्यावर पॉझिटिव्ह नव्हती. परंतु बाबासाहेबांच्या दबावापुढे आणि त्यांना एक छोटीशी एक घटना या विषयावर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जेव्हा सरदार पटेल या विषयावर भेटले आणि त्यांनी सांगितलं की डॉक्टर साहेब, या संविधानामध्ये आरक्षणाचा जो मुद्दा आपण रेटून धरत आहेत, याला काँग्रेसमध्ये अंतर्गत भरपूर विरोध होत आहे आणि इतरही पक्षामध्ये भरपूर विरोध होत आहे, याचा तुम्ही पुनर्विचार करा. तर त्यावेळेस त्यांनी सरदार पटेलांना उत्तर दिलं की एकतर आरक्षण राहील किंवा मग मी संविधान सभेत राहील. तुम्हाला निर्णय काय घ्यायचा आहे काँग्रेसला, तो तुम्ही निर्णय घ्या. तर सरदार पटेलांचं एक बोलकं उत्तर आहे त्यावेळेस बाबासाहेबांना. सरदार पटेलांनी त्यावेळेस म्हटलं बाबासाहेबांना की डॉक्टर अंबेडकर, मैं बनिया आदमी हूँ और मैं जानता हूँ कि हीरे की परख मुझे है. मैं ये जानता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर अगर संविधान सभा में अगर नहीं रहे तो क्या होगा इस देश का और संविधान कैसे बनेगा. इसलिए मैं ऐसा कोई घाटे का सौदा करने वाला नहीं हूँ. आप जो भी आपके अमेंडमेंट है,
संविधान में जो भी डालना चाहते हैं संविधान के अंदर आरक्षण का मुद्दा, वो आप ले सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पूरी आपके साथ में है, कांग्रेस आपके साथ में है, ऐसा उस वक्त सरदार पटेल ने बोला। हाँ, इसके बाद संविधान में आर्टिकल 340, 341, 342, ये पूरे आर्टिकल उस वक्त संविधान में सरदार पटेल और बाकी कांग्रेस की जो भी ये थी टीम, उन्होंने एक्सेप्ट किया और इस तरीके से वो लागू हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज माननीय गवई साहब, इनके जजमेंट में आरक्षण के विषय के अंदर कुछ बदलाव आए और आएंगे? अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट है, गवई साहब जो चीफ जस्टिस थे अपने भारत के, तो इसका जो रिजल्ट उन्होंने दिया, एक्चुअल महाराष्ट्र का उसमें कोई रोल नहीं था। कोई पिटीशन महाराष्ट्र की रिजर्वेशन की पेंडिंग वहाँ नहीं थी। जो पिटीशन वहाँ पे थी तो पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर की जो भी शेड्यूल कास्ट के अंदर आने वाली जो बड़ी कौम है, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है, उन लोगों ने एक सेपरेट रिजर्वेशन की डिमांड करने के लिए अपने अपने स्टेट में एक छोटा छोटा अमेंडमेंट करके कानून बना के उनको रिजर्वेशन दिया था। तो सबसे पहले दिया था पंजाब सरकार। तो पंजाब में जिसने दिया था उस वक्त ज्ञानी जेल सिंह, जो कांग्रेस के हैं, वो मुख्यमंत्री थे वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। तो सबसे पहले उन्होंने पंजाब राज्य में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है पंजाब की, हाँ, तो वो मजहबी सिख है, एक्चुअल वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो उनको पहले रिजर्वेशन प्रावधान उन्होंने किया वहाँ पर एक्स्ट्रा। जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसमें जो बड़ी कम्युनिटी है उनको अलग से आरक्षण देने का प्रावधान उन्होंने किया। शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश में माला और मदिगा, ये जो कम्युनिटी है, उन्होंने अलग से आरक्षण की डिमांड किया, एक कानून बनाया छोटा सा, और वहाँ से उन्होंने शुरू किया। तो हर स्टेट वालों ने ऐसा धीरे धीरे किया, तो उसको चैलेंज किया गया फिर वहाँ के हाई कोर्टों ने चैलेंज किया। हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ वो कानून, और हाई कोर्ट ने वो सभी जो अमेंडमेंट थे कि भाई तुम शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन जिसको बोलते हैं, अलग से आरक्षण तुम किसी को दे नहीं सकते। शेड्यूल कास्ट के अंदर जितनी जातियां हैं उनको सबको एक 50-60 जो भी जाति है, जैसा महाराष्ट्र में 59 है। 59 है, हाँ, 59। महाराष्ट्र में 59 है। हर स्टेट में किसी में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 30 है, किसी में 70 है। तो वो जो अलग अलग जातियां हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से हाँ मतलब हाँ, नहीं, अलग अलग जातियां हैं। जातियां हैं, वो हिसाब से उनको आरक्षण दिया हाँ, था। तो उन सब जातियों को एकत्रित करके एक कैटेगरी बनाई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ऐसा वो कैटेगरी का रिजर्वेशन है। तो उन्होंने अलग से उन्होंने रिजर्वेशन देने से वो हाई कोर्ट ने सब में रिजेक्ट किया था। तो उसके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में थी। उसका रिजल्ट ये, अभी जो गवई साहब चीफ जस्टिस थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था वो, तो उन्होंने जो रिजल्ट दिया, तो वो एक्चुअल दो चीज़ों का रिजल्ट दिया उन्होंने। डिमांड थी काहे की, उन राज्यों के कानून में, वो थी सब कैटेगराइजेशन की। इन्होंने अपने जो उनके अपील में नहीं है, जो कानून में नहीं है, क्रीमी लेयर, वो ये रिजल्ट में दिया उन्होंने। यानी सब कैटेगराइजेशन कर सकते, उसके बाद में तुम क्रीमी लेयर, जो एससी के अंदर जो उन्नत लोग हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा प्रगति कर लिया, जिनका जो भी रेशियो है कि भाई उनको भी, उनकी आय ज़्यादा है, वो अभी सेटल्ड हो गए, इसलिए उनको भी क्रीमी लेयर लगाया जाए, ऐसा उन्होंने रिजल्ट दिया उस वक्त। एक्चुअल संविधान के जो मूल भावना है आरक्षण की, वो जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको सभी चीज़ों में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसके लिए प्रावधान है वो कहीं तुम्हारा तुम्हारी कोई आर्थिक संपन्नता के लिए, मतलब कोई अलग से सुविधा दो, या कोई पैसे की कोई ये है ग्रांट दो, ऐसा उसके लिए नहीं है। एक्चुअल शिक्षा और नौकरी, ये दोनों के लिए है। और वो भी जो इस कम्युनिटी में आते होंगे कैटेगरी में, उन सभी को समान है। जैसा महाराष्ट्र के अंदर 13% है, अब 13% में 59 कास्ट है। अब सबसे बड़ी कास्ट यहाँ पर समझो बौद्ध समाज है, जो बाबा साहब को मानने वाला है। सेकंड नंबर पे मातंग है। थर्ड नंबर पे जैसा
अस्वच्छ कामगार जिसको बोलते हैं, सफाई कामगार है। उसके बाद में खटीक है, मोची समाज है, चमार जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये बाकी सभी कैटेगरी उसके अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर आती है। तो ऐसी छोटी-मोटी मिला के 59 है, 59 महाराष्ट्र में। हर स्टेट की अलग-अलग है। तो उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया, वो रिज़ल्ट महाराष्ट्र को तो लागू नहीं होता। जैसा केस लॉ के हिसाब से भी अगर पकड़ेंगे तो हमारी कोई केस पेंडिंग थी नहीं। हमने कोई कानून बनाया नहीं था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने सब कैटेगराइजेशन का कोई कानून बनाया नहीं था, अपनी कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी नहीं। लेकिन जो रिजल्ट आया, अब महाराष्ट्र के अंदर मातंग कम्युनिटी जो है, जो शुरू से शेड्यूल कास्ट के अंदर हमारा 5% आरक्षण हमको अलग से दो, ऐसी डिमांड उनकी कई सालों से चल रही है। और आपको ये पता होगा कि जब से तो 2014 से ये सरकार आई, तो ये बीजेपी की सरकार आने के बाद में इन्होंने आरक्षण का जो है पूरे कम्युनिटी के अंदर, जैसा आप मराठा आरक्षण का लो, ओबीसी और मराठा में उन्होंने झगड़े लगाए। तो हर कम्युनिटी के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर आरएसएस की यही भूमिका रही है कि इनको आपस में बांटो और इनको खत्म करो। और ये रिजर्वेशन का जो भी मुद्दा है, ये उनको हमेशा के लिए पूरा खत्म करना है। इस वजह से वो पॉलिसी हमेशा बनाते रहते हैं। अब उनके हाथ में ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इसकी वजह से उनके हाथ में आयता मुद्दा मिल गया उनको कि भाई अभी हम तो कुछ कर नहीं रहे, हमने तो कुछ किया नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने उनको, महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं बोला कि आप सब कैटेगराइजेशन करो करके, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि वो जजमेंट जो है, वो जजमेंट के अंदर क्लियर है कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी स्टेट है वो कर सकते हैं। लेकिन उसका एक उन्होंने ये बना के दिया ढांचा कि भाई किस तरीके से करना है, कि आपको पहले सर्वे करना है। अब तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे सेंसस हुआ ही नहीं अपना वाला महाराष्ट्र का। यहाँ पे जनगणना 2021 में जो होना था, वो अब तक हुई नहीं। 5 साल हो गए अभी। हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है, तो जनगणना में आंकड़े आते हैं। अब सरकार ये करती है कि जातीय जनगणना की घोषणा किया मोदी ने, आज तक उसका जातीय जनगणना का कोई भी नामो निशान नहीं। अब जनगणना शुरू हो रही है, बोलते हो। अभी पता नहीं प्रैक्टिकली जब भी होगा तो वो जातीय जनगणना करते कि नहीं, ये भी पता नहीं है अभी अपने को। तो ये आंकड़ेवारी जब आएंगी, उसके बाद में ही बाकी की सारी बातें तय करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी हाल ही में जो एक प्रोग्राम में घोषणा किया कि भाई हम शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के अंदर ABCD ऐसी कैटेगराइजेशन करने वाले हैं। और मातंग समाज जो है, उनकी कई सालों से डिमांड है, वो लोग, उनका जो हिस्से का रिजर्वेशन है, वो अपर, जो शेड्यूल कास्ट में जो ज़्यादा लाभ लेने वाले लोग, जो लोग हैं अम्बेडकराइट यानी बुद्धिस्ट जो लोग हैं, उनकी वजह से वो लोग पीछे रह गए, ऐसा उनको एक पट्टी पढ़ाई गई। और ये एक यानी पूरी तरह से ये राजनीतिक स्टंट है। अब इसमें दो कम्युनिटी के अंदर झगड़े लगाने वाली बात है, सीधी सीधी। अब हमारे भी जो लोग हैं, वही मैं चाहता कि अपने समाज को क्या आप कहना चाहेंगे हाँ, इस मुद्दे पर हमारे खास जो तौर से? हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पार्टियां हैं, हमारी जो भी संगठनाएं हैं, इनकी भी जो भूमिका है, वो सबकी अलग अलग भूमिका आ रही है। अभी जैसा न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है, वो सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी, जिसको जो समझता वो हिसाब से वो चल रहा है। लेकिन एक्चुअल ये इतनी बड़ी समस्या है, हम लोग इसको, अगला जो इसका स्टेप है, ये आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने की ये शुरुआत समझ लो आप। शुरुआत है ये। अगर इसको बचाना है, क्योंकि देखो अभी तो कोई अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा पैदा होने वाले हैं नहीं। उस वक्त ये रिजर्वेशन के लिए वो, उस आदमी ने संविधान सभा और वो पद छोड़ने के लिए तैयार थी कि भाई संविधान तुम्हारा मैं बनाता ही नहीं, तुमको क्या करना है कर लो, लेकिन रिजर्वेशन होगा तो मैं आपके साथ में हूँ। इतना बड़ा कदम सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने लिया था। अब उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है ना, वो कर्तव्य अपना है, तो उसको बचाया जाए। और आपस में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। मातंग समाज के अंदर भी 50% के करीब ऐसे लोग हैं, जो लोग बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ में जुड़े हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले का जो आपको याद होगा कि मातंग समाज के बहुत सारे नेता, बहुत सारे
ऑर्गेनाइजेशन छोटे बड़े, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, मातंग समाज के लोगों ने। लोगों ने तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट बने। बुद्धिस्ट बने। तो उनकी जो भूमिका है वो ये आरक्षण, ये जो सब कैटेगराइजेशन है उसके खिलाफ है। वो हमारे साथ हैं आज भी। वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ये जो उपवर्गीकरण जो कर रहे हैं इसके हम खिलाफ है, इससे हमारा नुकसान है। लेकिन जो कुछ चंद लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं और जो कमजोर लोग हैं, उनके जो नेता है, उन लोगों ने समाज को गुमराह करने का काम शुरू किया और उसको उसके पीछे, इसके पीछे आरएसएस है, बीजेपी इसके पीछे है, दूसरा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई डायरेक्शंस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ये करना ही चाहिए करके। ये टोटली पॉलिटिकल इशू है और दो कम्युनिटियों को, कम्युनिटी के अंदर फ्रैक्शन करने के लिए ये मुद्दा इन्होंने उठाया है। अब हम लोगों की जो भूमिका है, और वही मैं चाह रहा था कि आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने समाज को, अपने वर्गों के लोगों को, पॉलिटिशियन जहाँ तक हमारी चैनल पहुँचता है वहाँ तक उन लोगों को आप हमारे चैनल के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? मैं महाराष्ट्र की जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब लोगों को इस विषय के ऊपर सबसे पहले तो एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और हमको एकजुट होने के लिए पहले हमारे इश्यूज क्या है, हमको आगे कैसा बढ़ना है, उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अब ये ऐसा विषय है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस सब कैटेगराइजेशन का जो उपवर्गीकरण का जो विषय है, ये होना चाहिए, इसके लिए 10 साल पहले प्रोग्राम चलाए इन लोगों ने। ये मातंग कम्युनिटी के पीछे वो खुद खड़े रहे, 10 साल पहले की बात है। उस वक्त हमारे ही कम्युनिटी की जो दूसरी पार्टी है, वो इस उपवर्गीकरण के खिलाफ थे। एक ग्रुप फेवर में रहता तो दूसरा उनके साथ में रहता। तो ये जो नीति है, ये नीति समाज में संभ्रम पैदा करने वाली है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे इन लोगों का नाम लेना ही पड़ेगा। तो प्रकाश आंबेडकर जो है, वंचित बहुजन आघाड़ी के, इनकी जो भूमिका है, ये उपवर्गीकरण होना चाहिए, ऐसी भूमिका 10 साल पहले थी। इन्होंने उस वक्त सभाएं भी ली, उनके प्रोग्राम भी अटेंड किए, उनके बाइट भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि भाई उपवर्गीकरण होना चाहिए करके, मातंग लोगों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी भूमिका आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे उनके वाले। उस वक्त रामदास आठवले की भूमिका नहीं होना चाहिए ऐसी थी, वो केंद्र में मंत्री है, वो भी हमारे रिपब्लिकन पार्टी के। आज उल्टा हो गया है। आज प्रकाश आंबेडकर, बाला साहेब आंबेडकर की भूमिका है कि भाई उपवर्गीकरण के खिलाफ है, कि नहीं होना चाहिए। आज वो बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे होना चाहिए, आज बोल रहे नहीं होना चाहिए। अब आठवले साहब बोलते कि होना चाहिए, पहले वो नहीं बोल रहे थे। तो ये जो संभ्रम की भूमिका है, ये जो भूमिका है, ये समाज के अंदर दुविधा पैदा कर रही है। समाज की यूनिटी इस मुद्दे के ऊपर कैसी होगी? अगर अलग अलग नेता अलग अलग बात रखेंगे अपनी, तो इसमें यूनिटी कैसे होगी? और इतिहास ऐसा है अम्बेडकरी मूवमेंट का कि जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे कम्युनिटी के अंदर, जो भी प्रॉब्लम आए, बड़े बड़े जो आंदोलन हुए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किए। दादा साहब गायकवाड़ जब जीवित थे, वो लास्ट आंदोलन भूमियन सब, भूमियन लोगों का, जो यानी जिनके पास खेती नहीं है, उनका जो आंदोलन किया था उन्होंने, जेल वोर आंदोलन, वो समझो आखिरी आंदोलन रिपब्लिकन पार्टी के नाम पे। उसके बाद में कोई आंदोलन हुआ नहीं। जो आंदोलन हुए वो टोटली सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने किए हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। जैसा रीडल्स का मुद्दा है, रीडल्स का मुद्दा, उसके ऊपर टोटल सामाजिक संगठन एक जगह होकर उन्होंने वो आंदोलन किया और उसमें सक्सेस भी हुए। उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, दलित पैंथर, उसके साथ में बाकी सभी संगठन, उन लोगों ने वो आंदोलन किया, तो वो आंदोलन सक्सेस हुआ। उसके बाद में जो आंदोलन हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतर का, वो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दलित पैंथर और दलित मुक्ति सेना, ये दो ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ में बाकी के लोग। इस तरीके से सामाजिक संगठनों के ऊपर ही
पूरे अम्बेडकरी जितने भी बड़े-बड़े आंदोलन हुए, वो इसके ऊपर हुए। उन्होंने ही जीत दिलाई। खैरलाल जी का आंदोलन, वो भी सोशल, ये जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं सोशल, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी एक नहीं होने की वजह से और सबकी ऐसी अलग-अलग भूमिका होने की वजह से हमें हमेशा पॉलिटिकल लेवल पर हम हारे हैं, लेकिन सोशल मूवमेंट के ऊपर हम लोगों ने हमेशा जीत हासिल की है, क्योंकि समाज हमारा एक होता है बाबा साहब के नाम पर। तो इस वक्त भी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, समता सैनिक दल, हमारी भूमिका यही रहेगी कि जितने भी गुट है, पॉलिटिकल पार्टी बोलो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उनको सबको पहले एक जगह बिठाना है। अब एक जगह बिठाने के बाद में केवल ये उपवर्गीकरण का मुद्दा नहीं है अभी, हमारे सामने अब बाकी के जो मुद्दे हैं इसके साथ, क्योंकि देखो ये आंदोलन कोई एक दिन का नहीं है। चलो भाई आज आंदोलन किया और ये मुद्दा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो प्लानिंग किया है, वो प्लानिंग के लिए आपको भी प्लानिंग कर कर ही आगे जाना पड़ेगा। अब प्लानिंग जब करना है तो सबको एक जगह बैठ के करना पड़ेगा और एक दिशा अगर आंदोलन की तय होगी कि भाई हमको इस दिशा से जाना है, अब सबका विचार विमर्श चर्चा करने के बाद में ये तय होगा, बराबर है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी जो भूमिका है मैं आपको अब ये बता सकता हूँ और वही मैं आपको हमारे जो भी ये है व्यूअर्स है उनके माध्यम से समाज को यही संदेश देना वही चाहता मैं हूँ, चाह रहा हूँ कि समाज को क्या वही संदेश देना संदेश चाहते देना चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर जो सही मामले में होना चाहिए, तो एक विषय नहीं है, हमको दोनों तीनों विषय इसमें लेना पड़ेगा। तो पहला अगर हम ये रिजर्वेशन का मुद्दा लेते हैं, उपवर्गीकरण का, तो उपवर्गीकरण का मुद्दा ऐसा है कि इसमें जो जजमेंट है आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जिसके भरोसे पे ये सरकार करना चाहती है, सभी राज्य अपने अपने हिसाब से वो आंदोलन करना चाहते हैं और वो अभी उन्होंने लागू भी किया, समझो कुछ स्टेट का प्रोग्राम शुरू है कि भाई आपको उपवर्गीकरण होना चाहिए। अब विषय ऐसा है कि पार्लियामेंट के डायस पर ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पार्लियामेंट के डायस पर रखकर इसको अगर आपने एक बार रद्द किया, तो फिर दोबारा ये आरक्षण का विषय किसी स्टेट में आएगा नहीं। उपवर्गीकरण का ये जो मुद्दा है, ये दोबारा ये मुद्दा जिंदा नहीं होगा। एक बार पार्लियामेंट में रद्द हो गया, विषय खत्म हो गया, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दोबारा इंटरफेयर करेगा नहीं, यानी दोबारा जजमेंट इसका आएगा नहीं, दोबारा इसमें कोई विषय पे चर्चा होगी नहीं। ये उपवर्गीकरण के लिए, तो वो जजमेंट जो है उसमें क्रीमी लेयर का और उपवर्गीकरण का ऐसा कंबाइन जजमेंट है। तो आगे चल के ये विषय आएगा कि भाई जो भी उन्नत वर्ग है, लेकिन आरक्षण लाभार्थी वर्ग है, इनके ऊपर क्रीमी लेयर लगना चाहिए, ये विषय तो जजमेंट में आया हुआ है और उपवर्गीकरण होना चाहिए, ये भी जजमेंट में आया हुआ है। तो ये अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल अलग अलग पार्टी जो भी सत्ता में रहेगी उसका अलग अलग इस्तेमाल करेगी हथियार के हिसाब से। अगर पार्लियामेंट में इसको रद्द कर दिया तो ये विषय खत्म हो जाएगा, ये मेरा वैयक्तिक मत है। दूसरा, अगर ये आंदोलन करना ही है हमको, तो ये आंदोलन करने के लिए इसके साथ में बाकी के जो अभी इश्यू है हमारे पास में, इसे हम कोर इश्यू बोल सकते हैं। यानी अम्बेडकर राइट, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, इनके साथ में बाकी के जो विषय जुड़े हैं जिसके ऊपर टुकड़े टुकड़े में अभी तक के प्रयास हुए हैं, तो एक सामूहिक प्रयास अगर करना है तो वो बाकी के भी इश्यू इसके साथ में लेना पड़ेगा। जैसा उपवर्गीकरण के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पार्लियामेंट में रद्द करने की ये पहली पहल करेंगे, पहला मुद्दा हमारा। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि रिजर्वेशन का जो प्रमोशन है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी जो कर्मचारी लोग हैं हमारे वाले, इनको प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा एक बिल राज्यसभा के अंदर पास हो चुका है इसके पहले। तो राज्यसभा में जो बिल पास हो गया, तो पूरे भारत में जो भी कर्मचारी है हमारे एससी एसटी के, उनको उनके डिपार्टमेंट के अंदर जैसा नौकरी के लिए आरक्षण है, तो वैसा प्रमोशन के लिए भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा वो बिल है और वो राज्यसभा ने पास किया हुआ है। हाँ, लेकिन लोकसभा में हमारी मेजॉरिटी उस वक्त नहीं थी यूपीए की, इस वजह से वो पेंडिंग है। अब इश्यू ऐसा है कि यानी जो कानून जो बोलता पार्लियामेंट्री जो भी वर्किंग चलता है उसके हिसाब से, तो राज्यसभा में जो बिल पास किया गया है वो बिल हमेशा वो जीवित रहता।
उसको रद्द नहीं कर सकता कोई। जो पास हो चुका है उसको कोई रद्द कर नहीं सकता, और उसको आने वाले किसी भी सेशन में आप लोकसभा में उसको रख सकते हैं। ये थोड़ा हमारा संवैधानिक मुद्दा है, इसको समझना जरूरी है। देखो, अगर लोकसभा के अंदर की कोई विषय के ऊपर बिल आया, जैसा अभी महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में आया और ये बिल गिर गया, बराबर है, 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, इस वजह से वो बिल पास नहीं हुआ। पास नहीं हुआ मतलब कानून बन नहीं सकता हो, बराबर है। अब ये और बात है कि इन्होंने 2023 में पहले पास कर लिया था और लोगों को गुमराह कर रहे हैं अभी वो, क्योंकि उनको डीलिमिटेशन का जो बिल है उसके साथ में उन्होंने इसको जोड़ दिया। उनको करना दूसरा था और सामने ये किया, तो अपन वो विषय पे नहीं जाएंगे। लेकिन लोकसभा में जो भी बिल पास होता है, अगर वो फेल हुआ तो उसको उस उस मुद्दे को, जैसा ये अधिवेशन के अंदर लोकसभा का बिल आ गया कोई भी और पास नहीं हुआ, तो वो बिल उसी वक्त सेशन खत्म होने के बाद में वो बिल खत्म हो जाता है। उसको दोबारा तुम जिंदा नहीं कर सकते। लोकसभा के अंदर क्या जो भी बिल फेल हो गया, नापास हो गया, रिजेक्ट हो गया, उसको आप दोबारा सेशन में ले नहीं सकते। आपको दूसरा सेशन उसके लिए लेना पड़ेगा, सारा प्रोग्राम नया बिल बनाना पड़ेगा, नया बिल टेबल करना पड़ेगा संसद में, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी, जो भी होना है उसका वो बाद में होगा। लेकिन राज्यसभा में जो बिल पास होता, उसका ऐसा नहीं है, उसको दोबारा रखने की जरूरत नहीं राज्यसभा में। एक बार पास हो गया, आप उसको 20 साल के बाद में भी करेंगे लोकसभा में पास, तो राज्यसभा में दोबारा वो बिल भेजने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और वो फ्रेम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके हिसाब से वो फिक्स है अभी। अगर आज समझ लो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल लोकसभा में लाया गया और अगर यदि वो पास हुआ तो वो कानून बन जाएगा, उसको दोबारा राज्यसभा भेजना नहीं पड़ेगा। जैसा अभी ये महिला और रिजर्वेशन का जो बिल है, डीलिमिटेशन का बिल है, ये लोकसभा में फेल हो गया, तो फेल होने के बाद में ये राज्यसभा में डालेंगे, तो राज्यसभा में अगर फेल हो गया तो ये विषय खत्म हो गया उसका वाला, ये दोबारा बिल आएगा नहीं, इनको नया बनाना पड़ेगा। तो ऐसा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का ये हमारा जो बिल है राज्यसभा में पास हुआ हुआ, वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए, हमारा दूसरा इशू रहेगा इसमें, इस आंदोलन में। तीसरा हमारा इशू रहेगा, कोर इश्यूज बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जो हमको, जिसके ऊपर हमको लड़ना है लड़ाई। तीसरा हमारा मुद्दा है जो महाबोधि विहार है बुद्ध गया का, हाँ बिहार में, उसका जो एक्ट है, महाबोधि टेम्पल एक्ट, वो 1949 में बना हुआ है, यानी भारत का संविधान लागू होने के 1 साल पहले बना हुआ है, बिहार सरकार ने बनाया हुआ है। वो कानून को रद्द करने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से भारत के संसद को है, क्योंकि संविधान लागू होने के पहले का बिल है, पहले का कानून है। और संविधान ये बोलता है कि जितने भी पुराने कानून हैं, जितने भी हो गए संविधान लागू होने के बाद पहले के, वो रद्द करना संसद का 1 मिनट का काम है। जैसा 1866 का कानून है, 1861 का कानून है, बाकी के जो कानून है, जैसा अभी भी जो रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, संस्था रजिस्टर करते हैं, तो वो 1860 का कानून है, लेकिन वो चालू है, उसके उसके सिवा रजिस्ट्रेशन नहीं होता आपका। हम वो कानून यूज करते हैं अभी भी, 1860 का। देखो हम रह रहे हैं अभी 2026 में, कानून यूज करते हैं हम 1860 का आज भी। आपका जो अखबार का रजिस्ट्रेशन है, चैनल का जो रजिस्ट्रेशन है, ये कानून कौन सा है? ये 1860 का कानून है, ये अभी का कानून नहीं है आपका। वो हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है इसमें, वो कानून लागू पड़ता है। तो जो काम के कानून है, जो फायदे के हैं और जो अभी भी चल सकते हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन जो नहीं चल सकते उसको पूरी तरह से रिमूव करने का, रद्द करने का अधिकार संसद को है, लोकसभा को है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को। तो वो 2 मिनट में ये जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है उसको संसद खत्म कर सकती है, उतने पावर संसद के पास में है, क्योंकि वो पुराना कानून है इसलिए। ये एक विषय हो गया। ये यानी केंद्र के अख्तियार में आने वाला ये हमारा तीसरा इशू है। कौन सी इशू हो गए ये? सब कैटेगराइजेशन का जो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया, उसको संसद में रखकर उसको जजमेंट को कैंसिल करना, ये एक पहला इशू है केंद्र सरकार के। दूसरा इशू जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो मतलब ये है चालू सेशन अपना इसका
क्या बोलते हैं, जो बिल बोला मैंने आपको दूसरा, महाबोधि टेम्पल का। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, महाबोधि टेम्पल एक्ट का, तो इसको भी संसद में रख के हम इस कानून को भी रद्द कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड इश्यू है। और तीसरा जो आपको बोला रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, तो ये भी लोकसभा के अंदर का विषय है, तो राज्यसभा में पास हो चुका है। तो ये तीन हमारे पास में कोर इश्यूज अभी इस वक्त है। ये तीनों इश्यूज के ऊपर हमको सबको एकत्रित करके और एक संगठित एक लॉन्ग टर्म आंदोलन की दिशा हमको तय करके आगे जाना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होने वाला, और इसके लिए सभी स्टार्टिंग तो आपने कर दी। हाँ, शुरुआत जो है इसके वाली इस तरीके से होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और मैं मेरे संगठन की तरफ से हमारे जो नेशनल लेवल के जो हमारे संगठक है, बाकी के जो भी हमारे सीनियर्स हैं, ये सभी लोगों इस विषय के ऊपर सभी संगठनों को एकत्र करके इनका यूनाइटेड फोरम बनाकर पूरे राज्य भर में एक ऐसा बड़ा एक आंदोलन, लेकिन लॉन्ग टर्म चलने वाला आंदोलन खड़ा करने के लिए उनकी कोशिश अभी जारी है। जल्द ही उसकी भूमिका आपको तो अभी जनता के सामने आएगी, वो जो भी निर्णय होगा और जो भी केंद्र से आएगा हमको आदेश, वो आदेश के हिसाब से हम आगे चलेंगे, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो और अभी ये जो परिस्थिति है 30 तारीख तक का, ये 30 तक जो फडणवीस सरकार ने बोला है कि भाई हम सब कैटेगराइजेशन करेंगे 30 तारीख तक के, उन्होंने जो समिति बनाई थी, अनंत बदर नाम का एक जज है, उनकी एक समिति बनाई कि भाई ये समिति की तरफ आप लोग ऑब्जेक्शन, पहले तो 15 ही अप्रैल थी तारीख, हम सब लोगों ने अभी बढ़ाया, उन्होंने 30 तारीख किया, 30 तारीख तक के हम इस पे ऑब्जेक्शन डालो और इसके ऊपर बाद में करेंगे। तो ये एक टाइम पास है, ये एक फंडा है, और फडणवीस सरकार का एक इतिहास है कि उनको जो करना होता है वो बताते नहीं कभी, और जो बताते हैं वो कभी करते नहीं। तो ये उनकी भूमिका पहले से है, तो इससे इसके ऊपर भरोसा आप कर नहीं सकते। और हमारे भी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अभी इसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये 30 तारीख के बाद, 30 तारीख तक अभी जो भी दे रहे हैं स्टेटमेंट ठीक है, अपनी अपनी भूमिका रख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 30 तारीख के बाद में सबको एक जगह बैठकर हमको आगे कैसा बढ़ना है, इसकी दिशा तय करना बहुत जरूरी है। इसके सिवा ये आंदोलन को हम आगे जीत नहीं सकते, और दोनों कम्युनिटी के अंदर किसी भी तरह का मतभेद पैदा नहीं होना चाहिए। और जो 59 कास्ट है, इसमें से जो छोटी छोटी कास्ट है, छोटी छोटी जो जाति है, जिनका 0.1% भी उनका वाला पॉपुलेशन नहीं है, वो सब लोग अभी हमारे साथ में है। जैसा अभी 4-5 दिन पहले तुम्हारा क्या बोलते हैं, चमार यानी मोची जो है, चर्मकार समाज, उनकी संगठना है महाराष्ट्र की, उन्होंने ये बोला कि भाई हमको ये उपवर्गीकरण मान्य नहीं है, हम शेड्यूल कास्ट में सुरक्षित है। उसके बाद में होलार समाज है। ऐसे छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक समाज है, जिनकी संख्या एकदम कम है, वो लोगों ने अपना अपना लेटर देकर समिति के ऊपर दे दिया, ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिया कि भाई हमको उपवर्गीकरण नहीं चाहिए। तो उपवर्गीकरण मांगने वाले जो लोग हैं, इसमें सबसे बड़ा तबका जो है वो मातंग समाज का है, और मातंग समाज को ही हाथ में पकड़ कर, क्योंकि उनके 2-4 एमएलए भाजपा ने चुनकर लाए, और वो लोग, आपने अभी याद होगा तो 2-2.5 साल पहले एक आमदार ने हाउस में, महाराष्ट्र के विधानसभा में बोला कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू दलित हूँ करके, स्टेटमेंट है उसका वाला। हाँ, कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू दलित हूँ करके। ऐसे जो लोग हैं, ये लोगों के पीछे आरएसएस है, और बीजेपी उनका इस्तेमाल करके समाज को गुमराह कर रही है। और इसका जवाब इनके साथ में लड़ने की बजाय और समाज के अंदर वातावरण खराब करने की बजाय हमको अपनी एक दिशा तय करना है, और वो दिशा के हिसाब से, आंदोलन के हिसाब से हमको आगे चलना है। और यही इसके अंदर एक, यानी मेरी वैयक्तिक राय है कि भाई इसके अंदर यह रास्ता सही है। और आगे जो भी विद्वान लोग हैं इस क्षेत्र के, जैसा संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में, और बाकी भी चीज़ों के, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है भले ही अलग अलग हैं, 100 टुकड़े होंगे, लेकिन विद्वानों की कमी हमारे पास में नहीं है, और सभी विषयों के जानकार हमारे समाज में उपलब्ध है। इनको सबको एक जगह कर कर हमको आगे की दिशा तय करना है। और 30 तारीख के बाद में वो समिति का अहवाल क्या आता, उसके ऊपर हम आपकी जो दिशा है
वो आगे की रणनीति तय करेंगे और महाराष्ट्र सरकार को किसी भी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी जो भी है, इसके आरक्षण को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। ऐसी रणनीति हम बनाएंगे। आज जो हुआ, जो सरकार ने किया, कल कोई भी और दूसरी सरकार आएगी और आरक्षण के मुद्दे के ऊपर नए नए फैसले लेते रहेगी। तो ये सारे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी को हमेशा हमेशा जो रिवाइज करने का, कभी रद्द करने का, कभी इसको छेड़छाड़ करने का जो काम महाराष्ट्र में बोलो या देश भर में चलते रहता हमेशा, कभी यूपी में होता, कभी यहाँ होता, तो कभी तमिलनाडु में होता, सभी जगह होता। तो ये विषय के ऊपर एक हमारे ही संगठना जो है, जैसा ये रिजल्ट आया, तो कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का ये कहना था कि भाई ये जो रिजर्वेशन है हमारा वाला शेड्यूल कास्ट का, इसको कॉन्स्टिट्यूशन की 9th शेड्यूल में डाल दो। 9वीं सूची जिसको बोलते हैं, 9th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल। तो 9वीं सूची में ये आरक्षण जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का उसके अंदर डाल देंगे। तो डालने के बाद में क्या होगा कि भाई जैसा तमिलनाडु में जयललिता सरकार थी, तो जयललिता सरकार ने क्या किया था कि वहाँ का जो रिजर्वेशन है 69% है। 69 है। सुप्रीम कोर्ट बोलता 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे 69% है। तो वो जयललिता ने क्या किया था कि पीवी नरसिंह राव उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने उनका जो रिजर्वेशन है वो उठा के कॉन्स्टिट्यूशन के 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया। अब 9 शेड्यूल ये बोलता है कि भाई उसके अंदर जो भी प्रावधान आप डालेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते। भारत का संविधान देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि 9 शेड्यूल के अंदर अगर आपने कोई पॉलिसी डाल दिया, कोई कानून डाल दिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता। उस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, ये 9 शेड्यूल बोलता। लेकिन ये इतने बदमाश लोग हैं, ये इतने बदमाश लोग हैं कि इनको ये पता है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को भी चैलेंज करने के लिए कि भाई 9 शेड्यूल का भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। यानी भारत के संविधान के अंदर जो 9वां अनुच्छेद है, जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर जो भी मामले है उसकी सुनवाई या उसके अंदर पिटीशन कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बैन है, कर नहीं सकते हो। लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने रास्ता निकाला कि नहीं, हम डायरेक्ट 9 शेड्यूल जो है, 9वीं जो अनुसूची है, 9वां जो अनुच्छेद है, उसका भी हम रिवाइज जो भी है कर सकते हैं। वो अधिकार न्यायपालिका को है, ऐसा वो पेंडिंग है अभी। वो उसका रिजल्ट अगर आ गया ना, तो तमिलनाडु का रिजल्ट, ये जो रिजर्वेशन है, एक झटके में उड़ जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। तो ये भी, ये तो उससे भी आगे निकल गए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, मूल ढांचा जिसको बोलते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप मूल ढांचे में परिवर्तन कर नहीं सकते। जजमेंट है केशवानंद भारती का, जो 13 जजेस का जो बेंच था केशवानंद भारती के केस में, उन्होंने रिजल्ट दिया कि भाई आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर नहीं सकते, आपको वो अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं, किसी को भी नहीं, यानी पार्लियामेंट को भी नहीं, आप उसमें परिवर्तन कर नहीं सकते, ऐसा वो जजमेंट है। लेकिन अभी पिछले 2 साल 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के ऊपर पार्लियामेंट में जो सलाहकार है, इकोनॉमिकल, ये सलाहकार है वो मोदी जी के, उन्होंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था। उन्होंने सीधा बोला कि भाई ये भारत का जो संविधान है, इसके मूल ढांचे को भी अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो वो उस तरीके से उसको उंगली लगाना शुरू कर दी उन्होंने। यानी जो जो प्रोटेक्शन है संविधान के अंदर कि जो कर नहीं सकते तुम, न्यायपालिका भी नहीं कर सकती और संसद भी नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर भी वो उंगली रख रहे हैं अभी कि नहीं, ये भी हम कर सकते भाई। तो उसने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, बहुत सारे भाषण भी हुए, सेमिनार भी लिए उन्होंने कि नहीं भाई, संविधान के इस मूल ढांचे को भी हम लोग, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और इसको भी हम बदलने की कोशिश करेंगे, मूल ढांचे में परिवर्तन करने की भी बात उन्होंने शुरू कर दिया है अभी। तो ये धीरे धीरे, जैसा 9 शेड्यूल का विषय मैंने आपको बताया, जो अभी बोल दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने पिटीशन पेंडिंग है अभी कि भाई नहीं, 9 शेड्यूल का भी हम, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हम कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, उन्होंने बोल दिया। अब जो बोल दिया तो समझ लेना कि उसको हाथ लगाएंगे। वैसा बेसिक स्ट्रक्चर का भी है, मूल ढांचे का, वो बोल रहे हैं कि
एक आदमी को छोड़ देते हो पहले कि देख लेते कि भाई ये लोग क्या बोलते हैं। हाँ, ऐसा छेड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये समझ लेना है कि आगे इनको करना है। तो इस सारे मामलों को अगर अपने को खत्म करना है रिजर्वेशन के हमेशा के लिए, इश्यूज को कोई इसको हाथ ही नहीं लगाए, तो उसके लिए एक सेंट्रल का रिजर्वेशन एक्ट बनाना जरूरी है, केंद्रीय आरक्षण कानून। क्या बोला मैंने आपको? केंद्रीय आरक्षण कानून। अब केंद्रीय आरक्षण कानून अगर बना दिया सरकार ने, तो उस कानून बनने के बाद में उसका इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार पे आ जाती है, और कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई निकाल दे नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? कानून जो भी बना है वो कानून के ऊपर रिजल्ट देना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसके ऊपर चर्चा करना और वो कानून के हिसाब से न्याय देना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर ये आरक्षण का कानून ही अगर बना दिया गया, केंद्रीय आरक्षण कायदा ऐसा अगर बना दिया गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और संसद भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये आरक्षण का मुद्दा जो है हमेशा के लिए हर स्टेट में, पूरे भारत भर में इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा बाद में। तो ये कोर इश्यूज में हमारा ये चौथा मुद्दा हम लोग हमारे आंदोलन में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो ये आरक्षण के मुद्दे पर ये 4 इश्यूज है, कोर इश्यूज है इसके हमारे, इसके ऊपर हमारे को आगे चलना है और आगे इसकी रणनीति बना के हमारे को लोगों को न्याय देना है। यही आपके माध्यम से हमारी जो भूमिका है, इसमें जो मैंने कोर इश्यूज आपको 4 बताया, ये इसके अंदर हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं, जो भी संगठन की तरफ से गाइडलाइन बनेगी या जो भी, लेकिन ये मेरे वैयक्तिक मत थे, ये इस तरीके से काम होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, ये लंबे समय चलने वाली है। आज हमने आंदोलन किया, भारत बंद कर दिया, 1 लाख लोगों का मोर्चा निकाल दिया, तो ये कोई सरकार मानने वाली नहीं है। ये बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, और ये लड़नी पड़ेगी अगर आरक्षण को बचाना है। क्योंकि ये आरक्षण बचाना इसलिए जरूरी है कि आज ऐसा हो गया कि बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके ये सारी चीजें लाई। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिला हमारे को? बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, ठीक है? सिर्फ 2 चीजें हैं हमारे पास, 2 चीजें मिली हमारे को संविधान से। कौन सी? एक आरक्षण और दूसरा एट्रोसिटी का कानून। ये 2 चीजें हमारे को संविधान सभा की तरफ से मिली है। बाकी तो 98 चीजें तो सारे तुम्हारे लिए है। ये 2 ही चीजों के ऊपर तुम हमारे जो कानून है, जो हमारे प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर हमेशा हमला करते हो। एट्रोसिटी का देखो आप, जहाँ पे भी एट्रोसिटी हुई तो आरोपी को अटक नहीं करना। अभी सिरसाट का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि भाई एट्रोसिटी का गुनाह अगर दाखिल हो गया तो उसको आरोपी को अटक नहीं करेंगे। तो ये हमेशा ये जो संवैधानिक अधिकार जो दिए हुए हैं, उसको कैसा खत्म करना या फिर माइल्ड करना या उसको बाईपास कैसा करना, ऐसा ये हमेशा आरएसएस शुरू से कर रही है। जब से ये कानून बने, संविधान में जब से आए, तब से ये उसके खिलाफ ये हमेशा काम करते, और कभी हमारे लोगों को हाथ में पकड़ते, कभी दूसरे लोगों को खड़ा करते, और ये समाज के अंदर ऐसा फ्रैक्शन निर्माण करने का काम करते हैं हमेशा, और अपना जो राजनीतिक फायदा है, वो फायदा वो लोग उठाते रहते हैं। तो ये ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, इसलिए एक रणनीति बनाना जरूरी है। और हम लोग इस 30 तारीख के बाद स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी सभी लोगों को साथ में लेकर, जो भी एससी एसटी के लोग हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो एम्प्लॉय के संगठन हो, जितने भी संगठन है, सबको एक जगह बैठकर ही इस चारों इशू को हमको आगे कैसा लड़ना है, इसके ऊपर अपनी भूमिका तय करना पड़ेगा। आप जी, 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 जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत बड़ी बात की और ऐसा मुद्दा उठाया और समाज के लिए आपने आपने स्टार्टिंग तो कर दी है, और देखते हैं आगे आपको किस किस तरह से कैसी कामयाबी मिलती है। 30 तारीख लास्ट है ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। हाँ, और मैं सभी को आह्वान करूंगा कि जितने भी, चाहे वो वैयक्तिक आदमी हो, किसी संगठन का पदाधिकारी हो, सामान्य नागरिक हो, जो मेल आईडी यहाँ सरकार ने जारी किया है, उसके ऊपर एक अपने सभी के पास मोबाइल है, और एक अपना जो ऑब्जेक्शन है कि भाई एससी एसटी का जो अभी जो ये है उपवर्गीकरण, इसको हमारा विरोध है, ऐसा एक मेल मेल हर आदमी ने भेजना चाहिए। उसके बाद में 30 तारीख के बाद में आगे क्या होता है,
सरकार की तरफ से क्या आता है तो आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे, उस हिसाब से अपन आगे चलेंगे और आप सभी लोगों का सहयोग हमको लगेगा। हम तो साथ में ही आपके, जब भी 30 तारीख को रिजल्ट क्या आता है, हाँ, गवर्नमेंट क्या उसमें डिसीजन लेती है, हाँ, कितनी आपत्ति आती है और उसका कैसा रिजल्ट आता है, तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपसे बाइट लेंगे। और अभी हमने पूरी डिटेल में बात करी, हमारे सुरेंद्र बाबू टेमोर ने, समता सैनिक दल के अमरावती जिला निमंत्रक है, और बहुत अच्छी बात की उन्होंने आरक्षण के विषय के ऊपर, आरएसएस की भूमिका क्या है, बीजेपी की भूमिका क्या है, अमरावती लोकल की पॉलिटिक्स क्या है, किस टाइप से अपने को करना चाहिए। पॉलिटिशियन के विषय में देखा जाए तो सब पार्टी के अलग अलग, लेकिन समाज जो है, हमारा समाज पूरा एकत्रित है। और बहुत से ऐसे मिसालें दी उन्होंने, खैरलाल जी कांडो और दो ऐसे दो तीन विषय मुद्दों पे मुद्दे उठाए, और बहुत ही स्ट्रांग मुद्दे हैं और स्ट्रांग बात की है। आगे देखते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, मीडिया भी आपके साथ में है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, वो भी मतलब देखने के लायक रहेगा। उसके बाद में आपसे बात करने के लिए आएंगे। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद लंबा कल्चर न्यूज़ के लिए कैमरामैन सोनल रंगारी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।